वेलकम बच्चों। सबसे पहले क्लास 10th पास होने की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्लास 10th पास करके क्लास 11th में आ गए हो और आज की क्लास है मैथ की क्लास। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि क्लास 10th 9th का मैथ थोड़ा सा कम था, लेकिन क्लास 11th का सिलेबस क्लास 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है और उसकी वैरायटी भी बहुत सारी है। लेकिन अगर आपका 9th 10th का बेसिक सही है तो आप क्लास 11th की मैथ आसानी से कर सकते हो, और अगर बेसिक सही नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं, मैं हूं ना। तो मैं आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से स्ट्रांग कर दूंगा। और क्लास 11th की मैथ स्टार्ट करने से पहले ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर क्लास 11th की बेसिक आपकी एकदम सही होगी तो क्लास 10th का मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लास 11th की मैथ नहीं पढ़ी, आपने सोचा कि बोर्ड तो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि अगर क्लास 11th की मैथ वीक हो गई तो क्लास 12th की मैथ तो ऑटोमेटिक वीक हो ही जाएगी। प्लस अगर आप आगे नीट और आईआईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो और भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आईआईटी जेईई हो या नीट 50% सिलेबस क्लास 11 से ही आता है। सिलेबस की बात तो छोड़िए, अगर आपका क्लास 11 के बेसिक कमज़ोर होगा तो क्लास 12th का सिलेबस भी आपको अच्छे समझ नहीं आएगा, और जब दोनों साल का सिलेबस आपका वीक हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वीक हो जाएगा, तो फिर आप आगे तैयारी कैसे करेंगे। इनफैक्ट एनडीए में भी 11-12 की मैथ भी आती है, और 11th की मैथ हर जगह 50 से 60% लोड रखती है। तो आप समझ गए होंगे कि 11th की मैथ पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका 9-10 की बेसिक ख़राब भी है तो कोई बात नहीं, मैं 11th में आपकी बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप 12th आसानी से क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबरों के साथ। और अगर आप थोड़ी मेहनत किया, हमारा साथ दिया, तो डेफिनेटली आप टॉप भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी टेक्निक बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कोई बच्चा रट के ना पढ़े। जब आप रट के पढ़ेंगे तो चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप फील करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहती है, फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। तो लेट्स स्टार्ट फील। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, सेट। नाम ही है सेट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट क्या है और सेट का मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, और बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सेट क्या है और इस सेट का यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं। क्योंकि यार देखो, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ या केमिस्ट्री, चीज़ें आपके आसपास होती हैं, बस ज़रूरत है तो आपको फील करने की। अगर आपने फील कर लिया तो ये सिर्फ मैथ से नहीं होगी, आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो सेट सिर्फ मैथ्स नहीं है, आपके डेली लाइफ का पार्ट है। ठीक है, तो हम जानेंगे आज सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। सेट का सीधा मतलब है कलेक्शन। किसी भी चीज़ को ग्रुप में रखना, कलेक्ट करना, उसे बोलते हैं सेट। जैसे देखिए, आप जाते हो तो आप कहते हो मुझे कपड़े का सेट दिखा दीजिए, तो कपड़े का जो सेट दिखाता है वो कपड़ा ही दिखाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कपड़े का सेट बोलोगे तो वो आपको जलेबी ला के दे देगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा मुझे ये कपड़ा पसंद है, कुछ और दिखाओ, तो वो जाकर जलेबी लेके आ जाएगा, वो जाकर टीवी लेके आ जाएगा। ऐसा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि आप जब गए हो कपड़े के शॉप पे और आपने कहा कि मुझे कपड़े का सेट दिखाइए, तो वो आपको कपड़े का ही सेट दिखाएगा, चाहे वो 100 दिखाए या 50, लेकिन वो सेट जो होगा वो कपड़े का ही होगा। उसी तरह अगर आप जाते हो और आप कहते हो मुझे बर्तन का सेट दे दीजिए, तो बर्तन का सेट देगा, ना कि वो कपड़ा दे देगा उठाकर, जलेबी ला देगा उठाकर। ऐसा नहीं है। तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन। कहाँ हम लोग जा रहे हैं, किस ग्रुप को देख रहे हैं। आपने कलेक्शन सुना होगा कि दिस इज कॉल्ड शू कलेक्शन। शू कलेक्शन मतलब क्या होता है? वहां पे शूज का कलेक्शन है। शूज का मतलब सिर्फ शूज नहीं है, शूज का मतलब आपका स्लीपर भी है।
स्लीपर भी शूज में ही आता है। तो आप कहते हो शू कलेक्शन, मतलब वहां पे शू मिलेगा आपको और आप स्लीपर मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहते हो आप जा रहे हो क्लॉथ कलेक्शन में, तो क्लॉथ कलेक्शन में आपको क्लॉथ ही मिलेगा, आपको वहां पे शूज नहीं मिलेगा। आप जाते हो, कहते हो मैं जा रहा हूं डीवीडी कलेक्शन देखने, मूवीज का कलेक्शन देखने, तो जब आप डीवीडी खरीदने जाओगे मूवीज़ का, तो आपको मूवीज़ की डीवीडी दिखेगी, ना कि आपको वहाँ फ्रूट्स दिखेगा, वेजिटेबल दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप देखने जा रहे हो डीवीडी का कलेक्शन। तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन, एक ग्रुप जिसको आप देखते हो। अब वो कलेक्शन कई तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिए पहले कि सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन। सो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट में कोई चीज रिपीट नहीं होती। अगर मान लीजिए आपने 4 शूज खरीदा है, तो अगर कोई पूछेगा आपने क्या खरीदा है, तो क्या बताओगे? मैंने शूज खरीदा है। आप ये तो नहीं कहोगे कि शूज 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 खरीदा है, ऐसा नहीं कहोगे। 4 खरीदो या 10, क्या खरीदा है? शूज खरीदा है। शूज में आ गया पूरा कलेक्शन। अब वो 4 हो या 5 हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मैंने शूज 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 खरीदा है, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसमें रिपीट नहीं होता। जैसे आपने कहा कि मुझे प्लैनेट्स के कलेक्शन दिखा दो, तो प्लैनेट्स के कलेक्शन में जो भी प्लैनेट्स आप लेंगे उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे आप। तो डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। एक चीज़ को एक ही बार लिखा जा सकता है, बार बार उसे नहीं लिख सकते। जबकि ग्रुप्स में ऐसा हो सकता है। जैसे आपने वर्ड लिया, अब सपोज कीजिए आपने लिया इंडिया। अब देखो, इंडिया जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, इंडिया में जो आई है वो 2 बार आई है। इंडिया में आई 2 बार आई है, लेकिन जब सेट बनाएंगे तो वहां पे सिर्फ एक आई लेंगे। ये फर्क हो गया वर्ड्स में और सेट में। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट वर्ड, जो डिस्टिंक्ट वर्ड हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन है। अब एक शब्द आता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब हम सेट बना रहे हैं तो वो डिफाइंड होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, कहीं जाते हैं आप तो वहाँ मिक्स चीज़ें रखी रहती हैं। जब मिक्स चीज़ें रखी रहती हैं तो आपको ही पता नहीं होता कि हम वहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज रहते हो कि यहाँ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप पूछते हो जाके, भैया ये सामान आपके पास है? तो कहते हैं नहीं भाई मेरे पास नहीं है, आप वहाँ चले जाइए। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक फिक्स डिफाइंड सेट नहीं है, डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर डिफाइंड कलेक्शन होता तो आप समझ पाते कि हाँ मुझे इस जगह पर ये चीज़ मिलेगी। अगर बुक्स का कलेक्शन है तो बुक मिलेगा, अगर यहाँ पर टीवी कलेक्शन है टीवी मिलेगी, डीवीडी कलेक्शन है डीवीडी मिलेगा। मीन्स अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, सेट अगर वेल डिफाइंड, अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो ही वो सेट कहा जाएगा। और साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इज वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड है तभी वो सेट है, वरना उसे कलेक्शन कहिए आप, ग्रुप कहिए आप, क्योंकि आखिर ये कलेक्शन वर्ड भी तो बनाया गया है। कलेक्शन वर्ड क्यों बनाया गया, सेट वर्ड क्यों बनाया गया? दोनों सेम ही कर दिया गया होता। कलेक्शन अलग हो गया, सेट अलग हो गया, लेकिन कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। सेट इज नॉट अ कलेक्शन बट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। ठीक है, सॉरी, सेट को हम कलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल पे कि सेट के एग्जाम्पल क्या हैं। तो एग्जाम्पल तो मैंने पहले दे दिया आपको, शूज कलेक्शन, क्लॉथ्स कलेक्शन, सीडी डीवीडी कलेक्शन हो गया, बुक्स कलेक्शन हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कलेक्शन है कि द सेट ऑफ आवर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अगर हमें अपने प्लैनेट्स देखने हैं सोलर सिस्टम के, तो उस सेट में कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 8, क्योंकि पहले 9 थे, प्लूटो था, लेकिन प्लूटो अब हट गया है, बेचारा चला गया। पहले हमारा परिवार का हिस्सा था, अब परिवार से उसे बेदखल कर दिया गया है। सो अब हमारे परिवार में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, हमारे सोलर सिस्टम के, क्योंकि सोलर सिस्टम तो बहुत सारे होंगे, बट हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स होंगे अगर उनका हम सेट बनाएंगे तो 8 प्लैनेट्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, बहुत बड़ा प्लैनेट्स है।
और उसके बाद सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये है हमारा सेट ऑफ प्लैनेट्स आवर सोलर सिस्टम। ना दूसरा देखिए यहां सेट दिया हुआ है डेज ऑफ वीक। पुराने दिन आ गए होंगे याद आप लोगों को, संडे मंडे पढ़ा करते थे जब बचपन में थे, जब हम छोटे होते थे तो संडे मंडे पढ़ते थे। तो वो दिन वापस हमारे आ गए हैं और हम फिर से संडे मंडे देख रहे हैं कि जो सेट है हमारा वीक का उसमें 7 दिन आते हैं, 8 तो नहीं आता। जब हम बात करेंगे हमें सेट दिखाइए वीक का, तो हम दिखाएंगे डेज ऑफ वीक का, मतलब जो वीक है उसमें कितने डेज हैं, तो 7 डेज आएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो ये हुआ संडे मंडे। ठीक है, अब अगर आपने कहा नहीं मुझे मंथ्स के दिखाइए सेट, अगर आप मंथ के सेट देखना चाहते हैं तो वो चाहे 4 साल का क्यों ना हो, 5 साल का क्यों ना हो, 4 साल में 4 बार जनवरी आई होगी, लेकिन आपको सेट में एक ही जनवरी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेट में अगर आपने कहा मंथ के सेट तो आपके सामने है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आ गए हमारे बचपन के दिन वापस, जब हम छोटे होते थे जनवरी फरवरी पढ़ते थे। तो ये है हमारा एक सिस्टम सेट का। इसी तरह आप सेट के बहुत सारे सिस्टम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा सेट चाहिए जिसमें ऐसे नंबर हों जो 2 से डिविजिबल हो, तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, हम सेट बना लेंगे। अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 ऐसे बन जाएंगे, कोई नंबर, बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। अगर हम कहें 5 से बड़ा नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम 5 से बड़ा लेना है हमें, हम ले लेंगे यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो सेट हम नंबर का ले सकते हैं, वर्ड का ले सकते हैं, कपड़े का ले सकते हैं, बुक्स का ले सकते हैं, शूज़ का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का सेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल और सेट का डेफिनेशन। चलिए हम लोग आ गए अब नंबर सेट का, यानी कि हम ऐसा सेट चाहते हैं जो नंबर्स का सेट हो। कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स के सेट यहाँ पे दिए गए हैं जिसका सिंबल भी दिया हुआ है। अगर ये सिंबल लिखा होता है तो उसका मतलब उस सिंबल के तहत ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, बचपन में मैं पढ़ा था, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बचपन में वापस आ चुके हैं। बचपन में हमने जनवरी फरवरी पढ़ी थी, बचपन में हमने संडे मंडे पढ़ा था, और बचपन में हमने प्लैनेट्स भी पढ़े थे, मार्स वगैरह बचपन में पढ़ा था। और अब बचपन की बातें वापस आ चुकी हैं, फिर से आ गए हम लोग नंबर्स पे 1 2 3 पे। तो वापस आ गए हम लोग 1 2 3 पर। देखिए जब मैंने कहा नेचुरल नंबर तो वो हो गया 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। जब मैंने कहा ऑल इंटीजर तो आपने कहा 0 +- 1, 0 +- 1, सो +- 2 +- 3 एटसेट्रा। लेकिन जब आप कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, सो हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। जब आप कहते हो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर इसमें जीरो ना हो, सो आप लीजिए यहाँ से +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ये सारे इंटीजर जो देख रहे हैं आप लोग, ये है नॉन जीरो इंटीजर। अब सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये शो होता है ई से, सो ये हो जाएगा 0 इवन इंटीजर है, 0 2 4 6, ये सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ये सब इवन इंटीजर में आते हैं, कॉल्ड इवन इंटीजर। 0 +- 2 +- 4 +- 6, ये है इवन इंटीजर। ठीक उसी तरह से सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सब नंबर आते हैं, ऑल द नंबर्स आर रेशनल नंबर एक्सेप्ट इरेशनल नंबर, यानी कि आप रूट वाला नंबर हटा दीजिए, बाकी जितने नंबर होंगे वो सब होंगे रेशनल नंबर, -∞ से लेकर +∞ तक। इसके बाद Q इज प्लस द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो आपको क्या करने हैं, जीरो हटाकर बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो हो जाएंगे नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब आगे हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर की खासियत क्या है, -∞ से लेकर, -∞ से लेकर आपने ये लिखा -3 -2 -1 और फिर लिखा 0, उसके बाद 1 2 3 इन्फिनिटी, मतलब सिर्फ यही नंबर नहीं आते, रियल नंबर में 2.5 भी आएगा, 3/2 भी आएगा, 6/5 भी आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा, 2 + √5 भी आएगा।
रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। जितने नंबर यहाँ दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सब नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो अगर रियल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा। तो रियल नंबर जो है वो बड़ा है नंबर। तो अब ये रहा नंबर्स का सेट जिसे हमने डायग्राम में शो किया है। इससे आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि नंबर्स कौन से सबसे बड़े होते हैं और कौन से सबसे छोटे होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर आते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों मिलके बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब उसका कोई अब अंदर कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया है। ये पूरी मैथ ही अलग है। जो अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं मैथ, वो रियल मैथ्स थी, रियल नंबर्स में यूज हो रहे थे, इमेजिनरी नंबर यूज नहीं हो रहे थे। इमेजिनरी नंबर को हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग चैप्टर में, इसलिए इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर से देखिए, ये पूरा जो चार्ट है, इस चार्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं, दोनों मिलके बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग थोड़ा सा अलग रखते हैं अभी और रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं, एक हो गया हमारा रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब जिसमें हम लोग रूट का स्टडी करते हैं, जैसे √3, √5 इस तरह की बातें करते हैं, तो इरेशनल नंबर में आते हैं। इसके भी कोई पार्ट नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग थोड़ा अलग कर देते हैं। और अब हम आ गए हैं रियल नंबर के रेशनल नंबर में। अब यहाँ देखिए शुरू होता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर, होल नंबर के नंबर आता है नेचुरल नंबर। मीन्स क्या है, जो नेचुरल नंबर है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा नंबर होगा नेचुरल नंबर। लेकिन जो नेचुरल नंबर होगा उसे हम होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 क्या है, तो 2 नेचुरल नंबर में भी आता है, 2 होल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है, 2 रेशनल नंबर भी है, 2 रियल नंबर भी है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ऐसे समझिए कि जैसे आप हैं और आप क्या क्या हैं। आप एक बेटे भी होंगे, बेटा या बेटी जो भी होंगे, आप एक बेटा बेटी कुछ भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप दोस्त भी हो सकते हैं। तो आप बहुत कुछ हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको देख कौन रहा है। आप ग्राहक भी होते हैं जब जाते हैं शॉप पर, और अगर आपकी शॉप है तो आप दुकानदार भी होते हैं। आप अगर किसी को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आप गुरु हुए। अगर आप किसी से पढ़ते हैं तो आप शिष्य हुए। मतलब आप तो एक ही हैं, लेकिन आपकी जगह जो है, आपका पोजीशन है, वो चेंज हो रहा है। उसी तरह ऐसा नहीं है कि 2 जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर ही होगा, ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर जो होगा उसे हम होल नंबर भी कह सकते हैं। मतलब होल नंबर का दायरा नेचुरल नंबर से बड़ा है। नेचुरल नंबर में नंबर जो आते हैं वो नंबर आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑन सो ऑन, ये क्या आता है, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम 0 ऐड कर दें, 0 के साथ देखें, 0 1 2 3 4, तो वो क्या होता है, होल नंबर। अगर 0 हटा दें तो बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तो नेचुरल नंबर छोटा हो गया, होल नंबर उससे बड़ा हो गया। उससे बड़ा हो गया इंटीजर, क्योंकि उसमें हम +-1 भी लेते हैं, +-2 लेते हैं, मतलब माइनस वाला भी लेते हैं, प्लस वाला भी लेते हैं। तो इससे बड़ा ये 0 ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, -1 -2 -3, तो ये क्या बन गया, इंटीजर। और रेशनल नंबर में क्या हो गया, रेशनल नंबर में हम लोगों ने पॉइंट भी ले लिया, +2.5 ले लिया, 5/3 ले लिया, 2/6 ले लिया। इस तरह के जितने नंबर होंगे वो सब रेशनल नंबर में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 रेशनल नंबर नहीं है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 को 2/1, तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है कि सेट जो नंबर्स के होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, जो बड़ा सेट है, जो बड़ा नंबर का सेट है, उसमें छोटे नंबर्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नंबर्स और उनके सेट कैसे होते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। क्या आपको नेचुरल नंबर या होल नंबर समझ नहीं आया, या रेशनल नंबर समझ नहीं आया, या रियल नंबर समझ नहीं आया। जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आया हो या ना आए कभी भी फ्यूचर में भी,
कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता, आप उसको लिख के भेजिए कि सर मैं ये पढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आया, या आप ये बता रहे थे मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही हो, पढ़ने में फील ना हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, याद नहीं हो रहा हो, या भूल जा रहे हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करके लिखिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस आपके ऊपर है, आपके फ्यूचर के ऊपर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ गए हैं अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप जैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो या तो आप बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इशारों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी मैसेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो तरीके बहुत सारे होते हैं। आप लिख के बता सकते हैं, आप इशारों बता सकते हैं। अगर आपको 4 बताना हो तो आप 1 2 3 4 बता सकते हैं, ऐसे 4, या तो आप 4 लिख सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हो गए आपको बताने के। उसी तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने के भी तरीके बहुत सारे होते हैं। यहाँ 3 मुख्य तरीके कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ज़्यादा फेमस है, मतलब एग्जाम में आपको यही दोनों आते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए 3 तरह से हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा रोस्टर फॉर्म। इन तीनों फॉर्म से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसे हम लोग लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सेट हमारा है, चाहे वो प्लैनेट्स का हो, चाहे वो डेज का हो, मंथ्स का हो, स्टार्स का हो, क्लॉथ्स का हो, बुक्स का हो, कॉलेजेस का हो, जो भी सेट है वो सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसे आप अच्छे समझ पाएँ। तो अब क्या होता है वेल डिफाइंड, इसे भी समझिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा सेट दे दो कि आपकी क्लास में जो भी लड़के हैं उन लड़कों में से टैलेंटेड लड़कों का सेट बना दो। मतलब वो बच्चे ले आओ जिनमें टैलेंटेड बच्चे हों। तो क्या हुआ, अब मान लीजिए आप हैं ए, एक आदमी बी है, 2 लोग हैं। ए ने सेट बनाया और उसमें कुछ लोगों का नाम रख दिया। उसने नाम रखा, चलो ठीक है, उसने नाम रख दिया, जैसे नाम हो गया सौरभ हो गया, ठीक है। फिर नाम हो गया जैसे मान लो कि रानी हो गया। इस तरह उसने नाम रख दिया और भी कुछ, जैसे उसका नाम हो गया श्रुति हो गया। ऐसे मान लो 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। उसने कहा ये 3 लोग टैलेंटेड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि बी को भी ये तीनों लोग ही टैलेंटेड लगें? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए ये सेट अलग अलग हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसको लगता है ठीक है रानी तो है, रानी मुझे लग रही है टैलेंटेड है, लेकिन उसके साथ सूरज टैलेंटेड है, सूरज। बस मुझे ये 2 लोग लग रहे हैं अपने क्लास में टैलेंटेड स्टूडेंट। तो देखो हमने क्या बोला कि टैलेंटेड स्टूडेंट का सेट बनाइए, लेकिन 2 लोगों ने अलग अलग बना दिया, क्योंकि टैलेंटेड जो वर्ड है वो जस्टिफाई नहीं है। किसी के लिए कोई और हो सकता है टैलेंटेड, किसी के लिए कोई और हो सकता है टैलेंटेड। मैं कहूँगा चलो मुझे टॉप 10 बेस्ट सॉन्ग का सेट चाहिए। 2019 में या 2020 में जो भी टॉप 10 सॉन्ग हुए हों उनका लिस्ट बनाइए, या वीक जो इस वीक में टॉप 10 सॉन्ग हो उनका लिस्ट बनाइए। तो क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉप 10 आप चूज कैसे करेंगे? आपके लिए अगर कोई टॉप 10 होगा, हो सकता है दूसरे के लिए टॉप 10 कोई और हो। इसे कहते हैं नॉन वेल डिफाइंड सेट। इट इज कॉल्ड नॉन वेल डिफाइंड सेट। ये सेट ही नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो आप कलेक्शन तो है बट सेट ही नहीं है क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। नंबर्स या ऑब्जेक्ट या एलिमेंट फिक्स नहीं है। तो इसे बोलते हैं डिफाइंड और नॉन डिफाइंड। जिसे आप डिफाइंड न कर पाएँ, या फिर ऐसा करिए जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता हो, फिक्स ना हो। अगर देखो, अगर आप कहते हो कि मुझे प्लैनेट ला के दो, यानी लिस्ट बनाओ प्लैनेट्स का, तो चाहे वो ए हो या बी, चाहे वो अमेरिका में रहता हो या ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में या मुंबई में या प्रयागराज में या इमामगंज में, जहाँ भी रहता हो,
प्लैनेट की लिस्ट वो वही बनाएगा, चाहे वो मराठी में बनाए, हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, वो कोई 10वां ग्रह पैदा नहीं कर देगा, उसके लिए लिस्ट सेम है। लेकिन आप कहोगे कि मुझे टॉप 10 पर्सन बताइए जो बहुत ही अच्छे हों, टॉप 10 बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन, बहुत ही ग्रेट पर्सन, तो कैसे बनाएंगे? सबके लिए अलग अलग हो जाएगा वो, तो वो सेट डिफाइंड नहीं होगा, उसे बोलते हैं नॉन डिफाइंड सेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने वाले हैं तरीका सेट को डिस्क्राइब करने का। हमने बताया 3 तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा होता है रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। सो हम लोग बताने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखते हैं क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आपको लैंग्वेज लिखना है, सिंपली लैंग्वेज लिखना है कि जो भी आप चाहते हो। जैसे लिखा आपने सेट ऑफ स्टार्स, तो आपने लिखा यहां पर सेट ऑफ स्टार्स, दिस इज कॉल्ड ए। फिर आपने कहा नहीं, बी एक ऐसा नंबर है जो कि वीक को शो करता है, डेज को शो करता है, तो आपने लिखा सेट ऑफ डेज इन वीक। फिर आपने कहा कि नहीं, सी क्या करता है, नेचुरल नंबर को शो करता है, तो आप कहोगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहा डी क्या है, डी मैंने बोला कि सेट ऑफ, आप रखिए कि सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन द ईयर, तो आप लिखोगे यहां पर कि सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर। तो ये लिखने का एक तरीका होगा, इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग सिंपल से एक लैंग्वेज लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसे हम लोग बाद में रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये क्या है, ये सेट को शो करता है। सेट को शो करने के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल लेटर, कभी ये नहीं लिखते नहीं है कि ए, ये नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। तो सेट को शो करने के लिए हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल ए से ही डिनोट करते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ए सेट में ये चीज़ लिया है आपने, बी सेट में आपने क्लॉथ लिया है, सी सेट में आपने प्लैनेट्स लिया है, डी सेट में आपने और भी कुछ ले सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो सेट आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। अब बचा है टॉप 2 मेथड जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं और इसी से आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर में होगा, एक्सरसाइज में होगा, वो हम लोग कराएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कराएंगे। उस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही आएगा कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लिखिए, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। 2 अलग अलग सेट दिए होंगे, एक सेट बिल्डर एक रोस्टर, आपस में मैच करिए कौन सा सेट बिल्डर किसका रोस्टर है, कौन सा रोस्टर किसका सेट बिल्डर है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 में देखने को मिलेंगे। नंबर 1 आपको मिलेगा कि वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा कि ये रोस्टर फॉर्म में है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। नंबर 3 आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में चेंज करना पड़ेगा, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और साथ में आपको मैचिंग भी करनी पड़ेगी। यही है एक्सरसाइज 1.1 का पैटर्न। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉप 2 पर। टॉप 2 है हमारा, सबसे पहले है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं लिस्ट फॉर्म, इसे हम लोग लिस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ टैबुलर फॉर्म। देखिए क्या होता है, सिंपल लिस्ट लिखना। जैसे आपने कहा कि भैया जो ए है वो सेट ऑफ डेज है, तो आप इसे जब चेंज करोगे टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू मॉन्डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो
तो ये हो गया आपका सेट, इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, लिस्ट फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। हमने सारे एलिमेंट को इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था। यहाँ पर हमने कहा कि रोस्टर फॉर्म, इसमें ये सारी चीज़ें क्या हैं देखिए, इसको बोलते हैं सेट कलेक्शन, इसे सेट बोलते हैं। ये सेट है, सेट ए, जिसको सेट। और ये होता है एलिमेंट, इसे बोलते हैं एलिमेंट। आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मैं इसे एलिमेंट बोल रहा हूं, आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ये सारे एलिमेंट हैं, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेट ए में 7 एलिमेंट्स हैं। तो लिखने का तरीका, आप पहले सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट करिए, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ये, इट इज कॉल्ड करली ब्रैकेट। सो आपको सेट को दिखाने के लिए पहले एक लेना होगा कैपिटल लेटर, उसके बाद जो भी नंबर्स आप लिखते हैं, जो भी आपका एलिमेंट है, उसको कॉमा करके लिखिए और साइड में लगा दीजिए ब्रैकेट। वो उसे बोलते हैं मजला ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट आपको लगानी है और एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा लगाना है और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, भले ही आपको रिपीट शब्द बोला जाए, आपको मंडे बोला जाए या संडे बोला जाए या फिर आपको इंडिया बोला जाए, अगर उसमें 2 आई है तो आपको एक ही आई लिखना है। इस बात को ध्यान देना है आपको। चलिए दूसरा सेट लेते हैं हम लोग, बी सेट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेट बी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए सेट बी ले लिया मैंने कि इंडिया ले लेते हैं हम लोग, इंडिया। इंडिया को आपको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो आप लिखोगे, पहले एक सिंबल दे दो, यहां पर सिंबल बी है, बी इज इक्वल टू आई एन डी और ए। देखिए मैंने एक आई यहां से गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सेट हो गया इंडिया का सेट। उसी तरह आपसे कोई बोले कि नहीं आप सेट बनाइए मंथ्स का, सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी इज इक्वल टू, सारे नंबर लिख लेंगे, सारे एलिमेंट लिख लेंगे, जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, इसी तरह से पूरा नवंबर हो गया और लास्ट में दिसंबर हो गया, सारा नंबर, सारे मंथ्स के नाम आप लिख लेंगे। इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्ट फॉर्म। जो भी नंबर्स, जो भी ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर हैं, उसे करली ब्रैकेट में आप कॉमा के साथ लिख दीजिए, रिपीट मत करिए, आपका बन जाएगा टेबुलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक सेट लेना है और वो सेट हमारे पास है डी, और बोला जा रहा है कि सारे नंबर लेने हैं 5 से डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो आपका सेट क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा 5, 10, 15, ये सारे नंबर जो हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अगर कोई लिमिट दिया है कि इसके अंदर, तो आप उतना ही रोक देंगे, अगर ये नहीं दिया है तो आप ऑन सो ऑन इसको आगे बढ़ाइए, कोई समस्या नहीं हमें, ठीक है। इस तरह से तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम किस तरह से टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखते हैं। अब हम बात करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसी टेबुलर फॉर्म को, यानी जो भी हमारा ये लिस्ट दिया होता है, इसको लैंग्वेज में लिखना होता है एक पैटर्न के साथ। पैटर्न देखिए क्या होता है, पैटर्न ये होता है कि आपको यहां पर सपोज दिया है सेट इज, यहां पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इसे आप कैसे लिखोगे, ठीक है। लिखने का तरीका, सबसे पहले आप इसे ए लिखिए और यहाँ लिखिए एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स क्या है। एक्स इसमें का एक एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वो एक्स क्या है, तो आप लिखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर। बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। फिर देखो यहाँ पर एक और देखते हैं हम लोग,
b इज इक्वल टू मैंने बोला 2 4 6 8 10। अब इसे हम लोग लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लिखेंगे यहां पर b इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे वही बात, x सच दैट x ऐसा है कि, अब x क्या है, हम लिखेंगे यहां पर x इज इवन नंबर। अब देखो यार, आपने लिखा इवन नंबर, तो इवन नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 10 तक है, तो आप लिखिए इवन नंबर। अब लिखिए यहां पर एंड लेस देन 12 से छोटा होना चाहिए, वो इवन नंबर लिखिए जो 12 से छोटा होना चाहिए। लेकिन साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो आपने लिखा यहां पर कॉमा लगाइए, लिखिए x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी जीरो नहीं लेना है आपको, जीरो आपको स्किप करनी है। तो अब देखिए पूरा हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको x सच दैट x, और उसके बाद जो भी आपको लिखा गया है उसको एक्सप्रेस करना है लैंग्वेज में। और तीसरा पार्ट है कि आपको उसका दायरा बताना है। तो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट कि आपको कोई भी सेट लेना है तो आप a लिखिए और उसको लिखिए x सच दैट x, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि जो भी आपका लिस्ट दिया है इस लिस्ट को आप वर्ड में लिखिए। तो लिखिए यहां पर एक्सप्लेन इन वर्ड, एक्सप्लेन इन वर्ड। और तीसरी जो हमारा बात है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको उसका दायरा बताना है, आपको उसकी सीमा बतानी, लिमिट बताना है, कहां से कहां तक होगा वो। तो आपको उसका एरिया यानी रीजन बताना है, आप कह सकते हो लिमिट बतानी है उसकी कि वो कहां से कहां तक होगा। ठीक है, बस आपका सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो जाएगा। बहुत से बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म से बहुत डरते हैं। जब आप उनसे पूछो कि 1.1 में कौन सा क्वेश्चन पूछना है तुमको, सबसे पहले बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लगा लेते हैं वो लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत आसान सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपली आपको x सच दैट x लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है, लिमिट लगानी है। जैसे देखो, अगर कोई बोले आपको कि यहाँ पर जो है हमारा x है, जो हमारे पास, एक बार फिर से लेता हूँ मैं आपको, सपोज कीजिए हमने दिया यहाँ पर a इज इक्वल टू, हाँ a इज इक्वल टू सपोज करिए लिखा है यहाँ पर 1 4 फिर 9 16, और इसे आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, रूल क्या था, a इज इक्वल टू x सच दैट x लिखना है। रूल इज क्लियर। अब इसको एक्सप्लेन करना, ये नंबर क्या है, क्या ये होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि स्क्वायर है। तो आप लिखिए x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। सिंपल, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये n क्या है आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहां पर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। इसको आपने एक्सप्लेन किया है अभी कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आपको करना है दायरा, लिमिट कहां से कहां तक होगी। तो लिमिट होगी इसकी 1 से लेकर 4 तक। तो आप लिखिए एंड n कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। इसको लगाइए बिलोंग और लिखिए 1,4। एक मिनट, इसको लगाइए बिलोंग 1,4, ये देखिए, और आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया। फिर से एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। ए क्या है, ए है सेट का सिंबल, करली ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने इसको लिखा है लैंग्वेज में, तो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या लेना है हमें, n लेना है नेचुरल नंबर के अंदर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैंने लिखा n 1 और 4 के बीच होगा। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग टू मतलब कि ये n बिलोंग टू मतलब होता है n के अंदर ये सारी चीजें होंगी, या n इसको रिप्रेजेंट करता है जो ये नंबर दिया हुआ है। 1,4 का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक, इसका मतलब होता है 1 to 4, और आपको 1 और 4 लेना होगा। फिर से याद रखिए,
अगर स्मॉल ब्रैकेट होगा 1,4, इसका मतलब आपको 1 और 4 के बीच का नंबर लेना है, 1 और 4 नहीं लेना है। और अगर आपको 1 और 4 ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब आपको 1 भी लेना है, 4 भी लेना है, उसके अंदर के नंबर भी लेने हैं। और अगर 1,4 ऐसे लिखा हो तो 1 लेना है लेकिन 4 नहीं लेना है, और 1 और 4 के बीच के नंबर लेने हैं। उसी तरह से अगर 1,4 ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब हुआ 1 नहीं लेना है, 4 लेना है, लेकिन 1 और 4 के सारे नंबर लेने हैं, 1 को छोड़ना है, 4 को पकड़ना है। तो ये हो गया ब्रैकेट का मतलब। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आप उसको छोड़ दीजिए, बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। आपको ये दोनों नंबर नहीं लेने होते हैं, इसके अंदर के नंबर लेने होते हैं। जब लगा होता है बड़ा ब्रैकेट तो उसका मतलब होता है कि बीच के नंबर तो लेने हैं लेकिन उन दोनों नंबर को लेकर, और जहां ओपन होगा उस नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, जहां क्लोज होगा उस नंबर को इंक्लूड कर देंगे। तो छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप उस नंबर को एक्सक्लूड करिए, और बड़ा ब्रैकेट मतलब होता है उस नंबर को इंक्लूड करिए। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। देखिए, सपोज कि मैंने लिया यहां पर a इज इक्वल टू, और आपके लिए लिया मैंने 1, 2, 1, 3, 5, 7 और 9। इसको करना है आपको एक्सप्रेस। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे पहले a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x। आप क्या लिखेंगे? ये कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है, तो लिखेंगे x सच दैट x इज ऑड इंटीजर। अगर आपने इंटीजर लिख दिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा आपने इंटीजर तो ऐसे लिखिए ऑड नंबर्स। ठीक है, x क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन वो ऑड नंबर कैसा है? तो आप लिखिए कि x सच दैट x इज अ ऑड नंबर और x बिलोंग टू z। z का मतलब होता है इंटीजर, z इंटीजर को बिलोंग करता है। लेकिन दायरा क्या होगा? तो दायरा हो जाएगा x बिलोंग टू, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 1 to 9 लिखिए, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको क्या लिखना है? 0 to 10। मतलब 0 को छोड़ना है, 10 को छोड़ना है, और सारे नंबर लेने हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। फिर समझिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x। यहाँ पे x क्या है? तो x इज अ ऑड नंबर, x एक ऑड नंबर है। लेकिन वो नंबर किसके अंदर आता है? तो वो नंबर आता है z को बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर को बिलोंग करता है। उसका दायरा क्या है? दायरा 1 से 9 है। अगर आप लगाते हो क्लोज ब्रैकेट मतलब 1 और 9 को लेना है, लेकिन अगर आप लगाते हो ओपन ब्रैकेट मतलब आपको वो नंबर नहीं लेने हैं, तो आप उससे पहले का नंबर ले लो और उसके बाद का नंबर ले लो, तो उसके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये था सेट का क्लास। सेट एक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सेट क्या होता है, क्यों जरूरी है सेट, और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये सब हमने पढ़ा आज की क्लास में। और बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए। क्लास को बिल्कुल दिल से देखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी समझ नहीं आए तो आप लिखिए कि मुझे इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर, इस लाइन पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, फील नहीं हुआ, समझ तो आ गया, फील नहीं हुआ, तो मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए पर्सनली।